Good evening, students. So, this is our lecture number 23 of Bharati Sakshi Adhiniyam 2023, and in this lecture, we are going to conclude our discussion upon Section 4 BSA, which relates to or which corresponds to Section 6 of Indian Evidence Act. ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर प्रोविजन का जो हेड नोट है दैट इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. एंड ऑल्सो सेक्शन 4 BSA या फिर सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट को आप इस तरीके से भी जानते होंगे, अगर किसी ने भी इस सेक्शन को पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कि यहाँ पर रेस जेस्टे का जो लैटिन प्रिंसिपल है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है. एंड अगेन, अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ये लेक्चर्स बनाता हूं इसके नोट्स मैं पैरेलली टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूं. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. आई नो बहुत लंबा गैप हो गया है, बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बिजी हो गया था राजस्थान APO के स्पेशल सीरीज़ को बनाने में. ठीक है, इसकी वजह से मुझे BSA के ऊपर लेक्चर बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था. बट अगेन, अब आज से आपको इसके ऊपर भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे. एंड हाँ, अगर आप मेरा राजस्थान का जो स्पेशल सीरीज़ है उसको देख रहे हैं तो 15 तारीख तक वो कंप्लीट हो जाएगा. एट मैक्स 16-17 तक खिंच जाएगा, बट वो कंप्लीट हो जाएगा जो डेट मैंने आपको दी है उस बीच में. ठीक है, तो आज हमें बेसिकली शुरू क्या करना है. अभी तक हमारा क्या चल रहा था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, है कि नहीं. ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के रिगार्डिंग जितनी भी डिस्कशन थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी. हमने इसमें बहुत सारे प्रोविजंस को कवर किया था. अब दोबारा हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस की तरफ नहीं मुड़ना है. वी आर डन विद इट. ठीक है, हमने क्या क्या किया, हमने सेक्शन 94 किया, 95 किया, सेक्शन 54, 55, 58, 59, 60, बहुत सारे प्रोविजंस हमने पढ़े हैं व्हेन इट कम्स टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस. अब हम लोग चैप्टर 2 को शुरू करने वाले हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर सीरीज ओवर भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ठीक है, which basically relates to relevancy of facts. ठीक है, अब relevant fact के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन तो पहले ही शुरू कर दी थी. ठीक है, मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं कि relevant fact क्या होता है, fact in issue क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले समझा दी हैं. अब इससे पहले हम सेक्शन 4 के डिस्कशन को शुरू करें, ये इंपॉर्टेंट है कि हम पहले ये देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ा है. ठीक है, रिलेटेड टू रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि जब आपको वो चीज़ें नहीं पता होंगी या फिर आप रिकैप एक बार नहीं करोगे तो सेक्शन 4 में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, जो कि मैं नहीं चाहूँगा ऑफ कोर्स. तो इसीलिए मैं एक बार आपका एक छोटा मोटा रिवीजन करवा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है रिलेटेड टू रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, एंड देन उसको हम कनेक्ट करेंगे सेक्शन 4 के साथ, एंड देन देयर आफ्टर हम लोग अपने डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे. ठीक है, आज की डिस्कशन को ओनली. तो जब बात करते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स की, तो रेलेवेंट फैक्ट्स से रिलेटेड हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को पहले ही कवर करके रखा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन, एक सेकेंड, हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज F किया हुआ है विच डिफाइंस फैक्ट. हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज K किया हुआ है विच डिफाइंस एज टू व्हाट इज रेलेवेंट. हमने सेक्शन 3 किया हुआ है जहां पर यह बोला गया है कि एविडेंस कैन ओनली बी गिवन टू शो द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू. हमने सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 भी किया है जहां पर हमने ये पढ़ा था कि अगर आप किसी फैक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो या फिर आप किसी फैक्ट को अगर प्रूव करना चाहते हो तो यहां पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 के अंदर जज के पास ये पावर है कि वो सुओ मोटो एंड प्लस जो ऑपोजिट पार्टी दे कैन ऑल्सो रेज एन ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग दिस. रिगार्डिंग व्हाट, कि अगर मान लो कोई भी पार्टी किसी फैक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, किसी फैक्ट को अगर प्रूव करना चाहती है, ठीक है, तो यहां पर जो कोर्ट है वो सुओ मोटो एक ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, या फिर जो ऑपोजिट पार्टी है वो एक ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, एंड दे कैन क्वेश्चन द पार्टी एज टू हाउ इफ द फैक्ट इज प्रूव्ड इज रेलेवेंट टू आवर केस. क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर आप कोई भी फैक्ट प्रूव करना चाहते हो ट्रायल के दौरान, तो या तो कोर्ट या तो ऑपोजिट पार्टी यहां पर एक क्वेश्चन रेज कर सकती है कि भैया आप जो फैक्ट यहां पर प्रूव करना चाहते हो ये हमारे केस में रेलेवेंस कैसे होल्ड करता है. ठीक है, फिर हमने किया था सेक्शन 168
सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो, ठीक है, जहां पर हमने ये पढ़ा था दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेलेवेंट फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड, ठीक है। ये कुछ प्रोविजंस हैं जो हमने पहले कवर करके रखे हैं, जो कि हमारी सेक्शन 4 के डिस्कशन में बहुत काम आने वाले हैं। तो एक बार इनका रिकैप लेते हैं अच्छे से, ठीक है। नाउ जब हम बात करते हैं फैक्ट की, तो फैक्ट कहां पे डिफाइन किया गया बीएसए के अंदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ के अंदर, ठीक है। बेसिकली जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ के अंदर हमारे पास डेफिनेशन है फैक्ट की, वहां पर फैक्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो कौन सी वो 2 कैटेगरीज हैं? पहला है फिजिकल फैक्ट एंड द अदर वन इज मेंटल फैक्ट, ठीक है। फिजिकल फैक्ट क्या होता है? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स which can be perceived by the senses. और मेंटल फैक्ट क्या होता है? एनी फैक्ट ऑफ विच द पर्सन इज कॉन्शियस अबाउट, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि मेंटल फैक्ट के अंदर सब कॉन्शियस ब्रेन में आपके क्या चल रहा है वो कवर नहीं होगा, ठीक है। हमने ये पढ़ा था ना मेंटल फैक्ट के अंदर कि सिर्फ जो आपके कॉन्शियस ब्रेन के अंदर जो फैक्ट है सिर्फ वो रेलेवेंट होता है, जो आपके सब कॉन्शियस ब्रेन के अंदर है वो रेलेवेंट नहीं होता। काफी डिटेल में हमने इसकी डिस्कशन की है, आप मेरे पुराने लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए इसके ऊपर। अभी बस मैं एक रिकैप दे रहा हूं, ठीक है। सो हमने 2 प्रकार के फैक्ट पढ़े, फिजिकल एंड मेंटल फैक्ट, ठीक है। अब फैक्ट 2 प्रकार के हो गए। अब जब बात करते हैं हम एविडेंस की, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई अगेन एविडेंस को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है ये भी फर्दर डिवाइड हो सकता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। अब पहले हम ये समझते हैं कि एक फैक्ट और एक एविडेंस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एविडेंस हम देते हैं टू प्रूव अ फैक्ट, ठीक है। इसीलिए हम एविडेंस को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज प्रूफ। एविडेंस इज अ प्रूफ थ्रू विच वी प्रूव अ फैक्ट, ठीक है। तो हम या तो ओरल या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देके एक फैक्ट को प्रूव करते हैं, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया ना कि फैक्ट और एविडेंस में क्या डिफरेंस होता है। एविडेंस हम देते हैं फैक्ट को प्रूव करने के लिए, एविडेंस हम देते हैं किसी रेलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए, ठीक है। नाउ अब मैंने ये चीज आपको पहले बता के रखी है कि जब एविडेंस देके किसी फैक्ट को प्रूव कर दिया जाता है तो ये फैक्ट क्या बन जाता है, ये खुद में एक एविडेंस बन जाता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ठीक है। और एक और नाम है इसका एविडेंशियरी फैक्ट्स, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या समझा कि हम एविडेंस देते हैं एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए, और जब एक फैक्ट प्रूव हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एविडेंस इन इटसेल्फ। क्यों हम उसको एविडेंस कह रहे हैं, क्यों हम उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या फिर एविडेंशियरी फैक्ट कह रहे हैं? क्योंकि अब इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर जो जजमेंट है वो दिया जा सकता है, जो कि हमने पढ़ा सेक्शन 168 प्रोवाइजो के अंदर कि दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन relevant facts duly proved. तो when a relevant fact is duly proved, it becomes circumstantial evidence or evidentiary fact, and on this the judgment can be based. इतना आपको समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज के, जहां पे द टर्म relevant is defined. इसके अंदर हमने ये समझा था कि any fact in isolation is नॉट रेलिवेंट। एनी फैक्ट इन आइसोलेशन इज नॉट रेलिवेंट। कोई भी फैक्ट आइसोलेशन में रेलिवेंट नहीं होता है। एक फैक्ट रेलिवेंट कब बन जाता है, एक फैक्ट
रेलेवेंट कब बन जाता है? जब ये कनेक्ट हो जाए या तो विद अ रेलेवेंट फैक्ट और विद अ फैक्ट इन इशू। जब हम बात करते हैं रेलेवेंट फैक्ट की तो इसका मतलब है कि वो कनेक्ट हो जाए सेक्शन 4 टू 50 से, या फिर वो पर्टिकुलर फैक्ट फॉल्स अंडर सेक्शन 4 टू 50। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि आखिर हम रेलेवेंट फैक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर हमें रेलेवेंट फैक्ट को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है। इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी फैक्ट इन इशू क्या होता है। जब हम फैक्ट इन इशू समझ लेंगे तो हमें ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये चीज मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो फैक्ट इन इशू होता है ये पार्टीज के द्वारा फ्रेम किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई सिविल केस है, ठीक है, तो सिविल केस में बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी एक सिविल सूट कब इंस्टीट्यूट हो जाता है? विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। ठीक है, तो जो प्लेंटिफ होगा जब वो कोर्ट में प्लेंट फाइल कर देगा अपना, तो वहां पर क्या होगा, वो सिविल प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट हो जाएगी, वो इंस्टीट्यूट हो जाएगी। ठीक है, विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। अब जो ये प्लेंट होता है इसके अंदर प्लेंटिफ अपने फैक्ट इन इशू डालता है। ठीक है, फिर जो इसका रिप्लाई होता है जिसको हम WS के नाम से जानते हैं या फिर रिटन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, उसके अंदर जो डिफेंडेंट होगा उसके फैक्ट इन इश्यूज होंगे। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पार्टीज होती है वो फैक्ट इन इशू फ्रेम करती है। तो कोर्ट क्या फ्रेम करता है? देखिए, कोर्ट फ्रेम करता है इशू ऑफ फैक्ट। अब इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है, एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो एक फैमिली मैटर है, ठीक है, ए ने बी के अगेंस्ट में सूट डाला है अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट विच रिलेट्स टू रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, उसने बी के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सूट डाला है। ठीक है, तो अब ए इस बिहाफ में अपना प्लेंट डालेगा, प्लेंट में वो अपना फैक्ट इन इशू डालेगा। ठीक है, अब इसके रिप्लाई में बी ने अपना WS फाइल किया। ठीक है, और WS में जब उसने फैक्ट इन इशू फ्रेम किए तो उसके अंदर लिख दिया दैट आई एम नॉट द लॉफुली वेडेड वाइफ ऑफ ए। अब यहां पे ए जो है वो हस्बैंड है और बी जो है वो वाइफ है। ठीक है, तो बी अपने WS में ये बात बोलती है कि मैं ए की लॉफुली वेडेड वाइफ नहीं हूं, और अगर मैं ए की लॉफुली वेडेड वाइफ नहीं हूं तो सेक्शन 9 का जो ये सूट डाला गया HMA का ये सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि सेक्शन 9 HMA का सूट सिर्फ उनके अगेंस्ट में डाला जा सकता है जो आपके लॉफुली वेडेड स्पाउस होते हैं। ठीक है, नाउ अब यहां पर इसने ये प्लेंट अपना जो डाला उसमें क्या बोला कि ये मेरी बीवी है और ये मेरे से दूर रह रही है, तो मैं चाहता हूं कि सेक्शन 9 की पावर को यूज करके कोर्ट इसको मेरे पास भेजे। ठीक है, बी जो है, जो वाइफ है, वो कहती है कि यार मैं तो इसकी बीवी हुई नहीं, तो सेक्शन 9 यहां पे सस्टेन कैसे करेगा। तो जब ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट इन इशू आ जाता है तो कोर्ट इसके बेसिस पर इशू ऑफ फैक्ट रेज करता है। ठीक है, फिर इस इशू ऑफ फैक्ट पे अगेन फैक्ट इन इशू दोनों पार्टीज देते हैं, उस पर अभी डेल्व नहीं करते, बस आप इतना समझ लें कि इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं किसी क्रिमिनल ट्रायल की, जब हम बात करते हैं किसी क्रिमिनल ट्रायल की, तो जो फैक्ट इन इशू होता है वो क्या होता है? दे आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देखो ए ने बी का मर्डर कर दिया। ठीक है, अब जो मामला है वो ट्रायल तक चला गया। एक क्रिमिनल केस में ट्रायल कब शुरू हो जाता है? विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस फ्रेम हो गए, अब ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, तो जो फैक्ट इन इशू प्रोसिक्यूशन के साइड से होगा, सॉरी ये तो डिफेंस हो गया ना, हाँ, ए एक्यूज्ड है और बी जो है वो डिसीज्ड है, तो प्रोसिक्यूशन किसके साइड से होगा? बी के साइड से। ठीक है, तो जो प्रोसिक्यूशन के साइड से फैक्ट इन इशू होगा वो क्या होगा? वो होगा इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, दैट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 302 IPC / सेक्शन 103 ऑफ BNS। ठीक है, अब वो क्या फैक्ट इन इशू यहां पे रेज करेंगे? पहले वो बोलेंगे दैट ए हैज कॉज्ड द डेथ ऑफ बी। अगर आपने
जो पनिशमेंट सेक्शन है मर्डर का, या फिर जो मर्डर जहाँ पे डिफाइंड, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मर्डर के ऑफेंस को कमिट करने के लिए है कि किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, इनका पहला फैक्ट इशू क्या है, ए हैज कॉज द डेथ ऑफ बी। सेकेंड, ए हैज द इंटेंशन टू कॉज द डेथ ऑफ बी। प्लस आपको यह भी पता होगा कि मर्डर जैसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए इंटेंशन जरूरी है। बिना इंटेंशन के जो मर्डर का ऑफेंस है वो कमिट नहीं किया जा सकता। तो ये यहां पर जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस है, ये प्रोसिक्यूशन के साइड से क्या बन गए, फैक्ट इन इशू। अब जब बात करेंगे डिफेंस की, ये आपका डिफेंस है, अब जब इनके साइड से हम लोग बात करेंगे तो इनके साइड से पहला फैक्ट इन इशू क्या आएगा, ए हैज नॉट कॉज द डेथ ऑफ बी, ठीक है। और दूसरा आएगा ए डिड नॉट हैव द इंटेंशन टू कॉज द डेथ ऑफ बी। ऐसे आप लोग समझ लो, ठीक है। तो देखो हमें क्या समझ में आया कि फैक्ट इन इशू क्या होता है। फैक्ट इन इशू जो पार्टीज होती है वो फ्रेम करती है। तो जो फैक्ट इन इशू होता है ना, उसी के सराउंड पूरा ट्रायल जो है वो घूमता है, उसी के आसपास पूरा ट्रायल जो है वो घूमता है। वही पिवटल होता है ट्रायल का, फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू अगर प्रूव हो गया तो जो एक्यूज है वो गिल्टी पाया जाएगा। फैक्ट इन इशू अगर डिस्प्रूव हो गया तो एक्यूज को एक्विट कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पे फिर रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। अब इसको वैसे हटाने की जरूरत नहीं थी, चलो मैं बताता हूं, ठीक है। तो आखिर रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, देखिए ये हो गया आपका फैक्ट इन इशू, ठीक है। जो रेलेवेंट फैक्ट होता है वो इसको सराउंड करके रखते हैं, ठीक है। जो रेलेवेंट फैक्ट होता है वो फैक्ट इन इशू को सराउंड करके रखते हैं। इसका मतलब यहां पर क्या है, देखो हमारे पास फैक्ट इन इशू है। अब जो ये रेलेवेंट फैक्ट है ना, ये या तो फैक्ट इन इशू को सपोर्ट कर सकते हैं या तो इसको अटैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो डिफेंस ने प्ली ऑफ एलाबाई ले लिया, ठीक है। प्ली ऑफ एलाबाई ले लिया। प्ली ऑफ एलाबाई कहां पे आपके पास, सेक्शन 9 बीएसए के अंदर स्लैश सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, ठीक है। प्ली ऑफ एलाबाई इन्होंने ले लिया। इन्होंने बोला कि भाई ये क्राइम मैं कमिट कैसे करूंगा जब मैं उस जगह पे प्रेजेंट ही नहीं था। जो क्राइम है वो दिल्ली में हुआ था, मैं तो उस टाइम पे बैंगलोर में था, तो मैंने ये क्राइम कैसे कमिट कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इन्होंने प्ली ऑफ एलाबाई लिया, प्लस इन्होंने इस प्ली ऑफ एलाबाई को सफिशिएंटली प्रूव भी कर दिया। अब जब इन्होंने ये प्ली ऑफ एलाबाई सफिशिएंटली प्रूव कर दिया तो ये जो यहां पर पहला फैक्ट इन इशू है क्या हो गया, ये डिस्प्रूव्ड हो गया। समझ में आया आपको। तो रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, वो फैक्ट इन इशू को सराउंड करते हैं। अब या तो रेलेवेंट फैक्ट आपने प्रूव कर दिया तो वो फैक्ट इन इशू को सपोर्ट करेंगे, और अगर डिस्प्रूव कर दिया और अगर आपने, हाँ, अगर आपने रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव कर दिया, ठीक है, तो वो, अब देखो आई एम सो सॉरी, अगर कोई रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है, तो वो या तो फैक्ट इन इशू को सपोर्ट करेंगे या तो उसको डिस्प्रूव करेंगे। बस इतना समझ लो, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसे डिस्प्रूव का आपको सॉरी कोई सपोर्ट में आपको एक एग्जांपल दे दूं। मान लो प्रोसिक्यूशन ने सफिशिएंटली मोटिव प्रूफ कर दिया। मोटिव कहां पर है, रेलेवेंट सेक्शन 6 बीएसए के अंदर, ठीक है। सेक्शन 6 बीएसए के अंदर जो मोटिव है इट इज अ रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। अब अगर इन्होंने मोटिव प्रूफ कर दिया तो देखो मोटिव प्रूफ करने से एक इंडिविजुअल गिल्टी नहीं हो जाएगा, क्योंकि मोटिव जो है ना वो मर्डर के ऑफेंस का एक इंग्रेडिएंट नहीं है। लेकिन अगर आप मोटिव प्रूफ करते हो तो ये क्या करेगा, ये फैक्ट इन इशू को सपोर्ट करेगा। तो यहां पे अगर आपने मोटिव प्रूफ कर दिया तो आपको इंटेंशन प्रूफ करने में बहुत आसानी होगी। समझ में आ गया। अच्छा, मोटिव और इंटेंशन में डिफरेंस क्या होता है, देखिए मोटिव का मतलब होता है ड्राइविंग फोर्स, मतलब आपका क्या रीजन था जिसकी वजह से आपने वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया, ये आपका मोटिव है, ठीक है। इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन होता है द डिजायर टू क्रिएट अ पर्टिकुलर कंसिक्वेंस, ठीक है। अब अगर आपने मोटिव प्रूफ कर दिया तो आपको इंटेंशन प्रूफ करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। इंटेंशन बेसिकली ये होता है कि आप उस कंसिक्वेंस को कैसे क्रिएट करोगे, मतलब आपको किसी का मर्डर करना है तो आप मर्डर कैसे करोगे वो इंटेंशन के अंदर आता है, और आपको मर्डर क्यों करना है वो मोटिव के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली मोटिव को आप कह सकते हो वाई, एंड इंटेंशन को आप कह सकते हो हाउ, ठीक है।
खैर ये हम लोग बीएनएस में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस मैं आपको एक क्रक्स दे रहा हूँ इस चीज़ का, ठीक है। ओके, सो हमने समझ लिया ना रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू का डिफरेंस क्या है। अब एक बार कुछ प्रोविजंस को और देख लेते हैं एंड देन देयर आफ्टर विल मूव टुवर्ड्स सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं एक बार फिर से इसको सम अप कर दूंगा, उसके बाद हम लोग सेक्शन 4 शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हमने कुछ चीज़ें और पढ़ी हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, हमने सेक्शन 3 बीएस से पढ़ा है, जो कि ये बोलता है कि एविडेंस सिर्फ दिया जा सकता है टू प्रूव और लाइक टू शो द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। तो मतलब एविडेंस अगर आपको देना है तो एविडेंस सिर्फ हम तभी अलाउ करेंगे जब आप उससे कोई एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस दिखा रहे हो ऑफ अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। फिर हमने सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 समझ लिया, ठीक है, कि जो कोर्ट या फिर जो ऑपोजिट पार्टी है वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप किसी फैक्ट को रेज कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि बताओ भैया ये फैक्ट जो है अगर आप इसको प्रूव करोगे तो ये हमारे केस में रेलेवेंट क्यों होगा। अब ये पावर हमने क्यों दी है, बिकॉज जो सेक्शन 168 प्रोवाइजो है विच इज टू बी रेड विद सेक्शन 3 BS से, वो ये कहता है कि जजमेंट जो है इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेलेवेंट फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड। तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। तो रेलेवेंट फैक्ट हम क्यों पढ़ रहे ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रेलेवेंट फैक्ट जो होता है वो सराउंड करता है फैक्ट इन इशू को, ठीक है। और रेलेवेंट फैक्ट जो होता है अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये खुद में एक एविडेंस बन जाता है और इसको हम यूज कर सकते हैं। देखिए बेसिकली जो आपका चैप्टर 2 है फ्रॉम सेक्शन 4 to 50, देखिए सेक्शन 3 तो है, मैं आपको एक्चुअली बात और बता देता हूँ। जब आप प्रीलिम्स का पेपर दोगे, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि रेलेवेंट फैक्ट कहाँ पे डिफाइंड है, लाइक आपको ऑप्शन में दे दिया सेक्शन 2 to 5 ऐसे ऐसे कुछ भी लिख के दे दिया है, तो वहां पर आपको सेक्शन 3 to 50 लिखना है। मैं बता दे रहा हूँ फिर से, सेक्शन 3 to 50 आपको वहां पे लिखना है, लेकिन जब मेंस में आप लोग आंसर राइटिंग करोगे तो वहां पे आपको सेक्शन 4 to 50 लिखना है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए सेक्शन 3 to 50, अच्छा मान लो अगर ये दिया ही नहीं है, ये दे दिया है तो तब आप इसी पे टिक कर देना प्रीलिम्स में भी, ठीक है। बट अगर ये दिया है तो आप इसी पे टिक करोगे। एंड अगर मेंस की बात आती है तो मेंस में क्या रहेगा, ये वाला पार्ट 4 to 50, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में, मतलब उसका फिर हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। सेक्शन 4 के अंदर हमने ये समझ लिया कि देखो रेलेवेंट फैक्ट जो होता है ना, एक बार उसको हम प्रूव कर दें तो वो हेल्प करता है फैक्ट इन इशू को डिसाइड करने में। अगर कोई पार्टी जो है लाइक प्रोसिक्यूशन या डिफेंस कोई भी पार्टी है, ठीक है, वो किसी रेलेवेंट फैक्ट को अगर प्रूव करते हैं, अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा तो उनके जो फैक्ट इन इशू है उसको सपोर्ट करेगा, अगर डिफेंस प्रूव करेगा तो उनके जो फैक्ट इन इशू है वो उसको सपोर्ट करेगा। रेलेवेंट फैक्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी केस में, ये ध्यान रखना। रेलेवेंट फैक्ट किसी भी केस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। क्यों, देखिए हमारे पास दो प्रकार के एविडेंसेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी एंड लाइक ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री के अलावा मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ठीक है। तो डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, आई विटनेस टेस्टिमनी। आई विटनेस टेस्टिमनी आपको रेलेवेंट फैक्ट्स के पार्ट में कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। और जब हम बात करते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की तो ये है आपका सेक्शन 4 to 50, ठीक है। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें कि रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है। तो अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेक्शन 4 की डिस्कशन को। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, लेट्स रीड इट। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू और अ रेलेवेंट फैक्ट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। अभी खाली हम इतने ही पार्ट तक पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां पे लिखा है फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि इतना जो पार्ट अभी हमने पढ़ा फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, यहां पर ये उन फैक्ट्स की बात कर रहा है जो कि रेलेवेंट नहीं है, द फैक्ट्स विच आर नॉट रेलेवेंट। क्या बोला है, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, बट when this particular fact which is irrelevant, which is not relevant, gets connected either to a fact in issue or a relevant fact, देखिए लिखा are so connected with the fact in issue or a relevant fact as to form part of the same transaction. Now this fact in isolation is irrelevant, ठीक है, but when this fact gets connected to a fact in issue or a relevant fact, ठीक है, and it form part of the same transaction, and it forms part of the
सेम ट्रांजैक्शन, तो यहां पर ये फैक्ट क्या हो जाएगा, इट विल बिकम रेलेवेंट अंडर सेक्शन 4। अभी मैं आपको समझाता हूं आगे क्या है, ठीक है। पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट। आगे, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए यहां पर सेक्शन 4 लूजली ये कह रहा है कि एक फैक्ट है हमारे पास, ठीक है, और ये फैक्ट आइसोलेशन में क्या है, इररेलेवेंट। लेकिन जब ये फैक्ट किसी फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, कैसे कनेक्ट हो जाता है, बिकॉज ये सेम ट्रांजैक्शन का फैक्ट है, ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन में ये फैक्ट अकर हुआ है, तो ये फैक्ट जो है ये क्या हो जाएगा, रेलेवेंट अंडर सेक्शन 4। नाउ जो आपका ये वाला फैक्ट है जो कि रेलेवेंट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये या तो अकर हो सकता है एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेम ट्रांजैक्शन का यहां पे क्या मतलब है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शन 4 के अंदर यही है, एज टू व्हाट इज सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर कोई भी फैक्ट है, ठीक है, एंड दैट फैक्ट इन आइसोलेशन इज इररेलेवेंट, बट व्हेन दैट फैक्ट गेट्स कनेक्टेड टू अ फैक्ट इन इशू, अ रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है, एंड इज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, इट विल बिकम रेलेवेंट, ठीक है। प्लस ये फैक्ट जो है ये सेम टाइम एंड प्लेस पे भी अकर हो सकता है और ये डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस पे भी अकर हो सकता है। अब इसके एसेंस को समझते हैं, सेक्शन 4 का एसेंस क्या है, प्लस हम ये समझते हैं कि यहां पर सेम ट्रांजैक्शन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। देखिए मैं आपको ध्यान से एक एग्जांपल समझाता हूं, एक एग्जांपल समझिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ए और बी है, ठीक है, दे आर फाइटिंग इन मिडिल ऑफ अ हाईवे, ठीक है, ए एंड बी दे आर फाइटिंग इन मिडिल ऑफ अ हाईवे। अब क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर हाईवे होता है ना, ये उस टाइम पर एकदम खाली होता है, कोई भी वहां पे नहीं होता है। ए और बी आपस में खूब लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को लाइक मुक्काबाजी कर रहे हैं, लात चला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये पूरा हाईवे एकदम खाली है, अभी कोई नहीं इस हाईवे पे, ठीक है। इसी बीच में क्या होता है, ए जो होता है वो नाइफ निकालता है और उस नाइफ को बी के पेट में डाल देता है, ठीक है। और जैसे ही बी के पेट में वो नाइफ डालता है, एकदम शॉक में वो डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। अब बी वहां पर एकदम लाइक अधमरा सा पड़े रहता है रोड पे। तभी कुछ टाइम बाद एक इंडिविजुअल आता है सी, ठीक है, और बी जो है वो पूरा जो स्टोरी होता है उसके और ए के बीच में उसको नरेट कर देता है सी को। सी तुरंत बी को हॉस्पिटल लेके जाता है, ठीक है, सी तुरंत बी को हॉस्पिटल लेके जाता है। एंड क्या होता है वहां पर जो बी है ना, हॉस्पिटल पहुंचती कोमा में चला जाता है, जो उसको इंजरीज कॉज हुई थी उसकी वजह से वो कोमा में चले जाता है। एंड 2 महीने के बाद या सपोज 6 महीने के बाद जो बी है उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ जो है वो उसकी इसी वजह से हुई है कि ए ने उसको नाइफ मारा था, ठीक है। हाइपोथेटिकली मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। अब मेरी बात को ध्यान समझिए। अब बी ने सी को पूरा इंसिडेंट नरेट किया था, ठीक है, सी उसको हॉस्पिटल लेके गया एंड वहां पर बी जो कोमा में चला गया एंड 6 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। अब सी को ट्रायल के दौरान बुलाया जाता है कि वो अपनी टेस्टिमनी दे, ठीक है, वो कोर्ट में आके स्टेटमेंट दे, लाइक वो बेसिकली प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे बुलाया जाता है एंड वो कोर्ट में स्टेटमेंट देने आता है ए के अगेंस्ट में। अब वो बताता है पूरी बातें कि अरे मैं रोड से जा रहा था, मैंने बी को अधमरा देखा पाया, मैं उसके पास गया तो बी ने मुझे बताया कि ए जो है उसने उसको चाकू मार के यहाँ रोड पे छोड़ दिया है, ठीक है, उसने ये पूरा इंसिडेंट बताया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर जनरली ऐसे कोई आके इंसिडेंट नरेट करता है कोर्ट में तो इससे प्रॉब्लम क्या खड़ी हो जाएगी। इफ यू रिमेंबर सेक्शन 54 एंड 55 ऑफ बीएसए, तो वहां पर मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाई थी। 54 क्या कहता है कि ओरल एविडेंस कैन बी गिवन टू प्रूव एनी फैक्ट बट इट कैन नॉट बी गिवन टू प्रूव कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। 55 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ओरल एविडेंस इन ऑल सर्कमस्टांसेस मस्ट बी डायरेक्ट, और इसके अंदर हमने इंप्लाइडली क्या पढ़ा था कि सेक्शन 55 जो है बीएसए का वो एक्सक्लूड करता है हियरसे एविडेंसेस को, ठीक है, दैट सेक्शन 5 ऑफ बीएसए, सॉरी सेक्शन 55 ऑफ बीएसए एक्सक्लूड्स हियरसे एविडेंस। अब मेरे को एक बात बताइए, सी जो पूरा इंसिडेंट आके कोर्ट में नरेट कर रहा है, क्या उसने उस पूरे इंसिडेंट को अपने सेंसेस से परसीव किया है? द आंसर इज नो।
ये सारी बातें तो उसको बी ने बताई है. सी इज नॉट एन आई विटनेस टेस्टिमनी. सी इज नॉट गिविंग एज एन आई विटनेस टेस्टिमनी. ये तो सारी की सारी बातें जो बी ने उसको बताई है वही बातें आके वो कोर्ट में बता रहा है, तो ये हियर से नहीं हो गया. बिल्कुल, ये तो सेक्शन 55 के प्योरव्यू में फॉल करेगा. अब प्लस आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि बी का जो स्टेटमेंट है ये तो डाइंग डिक्लेरेशन भी हो गया ना. नहीं है, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है. अगर आपको सेक्शन 26 क्लॉज ए बीएसए की लैंग्वेज पता हो तो सेक्शन 26 क्लॉज ए ये कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन बनने के लिए जिस इंसान ने वो डिक्लेरेशन दिया है, जिस इंसान ने वो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, वो इमिनेंटली मर जाना चाहिए. ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि उसके स्टेटमेंट देने के और लाइक मरने के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए. अगर बहुत बड़ा गैप आ गया ना तो वो डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं आएगा. अब यहाँ पे स्टेटमेंट देने के 6 महीने बाद बी की डेथ हुई है तो ये डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर अंदर तो आएगा नहीं. ठीक है, प्लस अब यहाँ पे जो सी स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट में ये तो हियरसे के अंदर भी आ गया. तो अगेन इट नाउ हैज कॉज्ड अ प्रॉब्लम. इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सेक्शन 4 बीएसए. सेक्शन 4 बीएसए क्या कहता है कि कोई फैक्ट, अब जैसे देखो ये फैक्ट है. क्या फैक्ट है कि बी ने सी को सारा इंसिडेंट नरेट किया है. ठीक है, बी ने सारा इंसिडेंट सी को नरेट किया है, ये एक फैक्ट है. अब अगर हम सेक्शन 55 का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इररिलेवेंट, बिकॉज अंडर सेक्शन 55 इट इज हियर से, है कि नहीं. बट मेरी बात को ध्यान समझो. अब ये फैक्ट इवन दो इररिलेवेंट है, लेकिन जब इसको हम फैक्ट इन इशू से कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज एज टू वेदर ए हैज कॉज द डेथ ऑफ बी और नॉट. ठीक है, वेदर ए हैज कॉज्ड द डेथ ऑफ बी और नॉट. जब हम इस इररिलेवेंट फैक्ट को इस पर्टिकुलर फैक्ट इन इशू से कनेक्ट कर देते हैं तो ये फैक्ट क्या बन जाता है, ये रेलेवेंट बन जाता है अंडर सेक्शन 4, बिकॉज दिस फैक्ट ऑफ बी नरेटिंग द होल इंसिडेंट टू सी, दिस फैक्ट ऑफ बी नरेटिंग द होल इंसिडेंट टू सी, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. क्या हुआ सेम ट्रांजैक्शन का मतलब, बेसिकली अगर हम इस इंसिडेंट को उठाते हैं ए और बी के बीच वाला, ठीक है, इनका जो फाइटिंग इंसिडेंट है जिसके बाद लाइक ए ने बी को चाकू मार दिया था, मैं आपको समझाता हूं इसमें सेम ट्रांजैक्शन शुरू कहां से हुआ है. द मोमेंट ए एंड बी स्टार्टेड फाइटिंग, द मोमेंट दे स्टार्टेड फाइटिंग टू द टाइम बी गेव अ स्टेटमेंट टू सी. ठीक है, जब तक इन्होंने जब फाइटिंग स्टार्ट की टू द टाइम व्हेन बी गेव अ स्टेटमेंट टू सी, ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है इट विल फॉल अंडर सेम ट्रांजैक्शन. एंड इस दौरान कुछ भी अगर आपने किया है, कोई भी अगर फैक्ट उस टाइम पे अकर हुआ है, भले वो फैक्ट अगर इंडिपेंडेंटली देखे तो इररिलेवेंट होगा, लेकिन वो फैक्ट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4 जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा. समझ में आया आपको ये चीज. एक और आपको एग्जांपल देता हूं. मान लो इनकी फाइटिंग हो रही थी घर के अंदर, ए और बी की फाइटिंग जो है वो घर के अंदर हो रही थी, और अचानक से बी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ए मुझे मार रहा है, ए मुझे मार रहा है. ठीक है, और इनका नेबर सी था, वो घर के बाहर खड़ा था, वो इंसिडेंट को देख नहीं रहा, उसको खाली चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी. ठीक है, सी को खाली चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, उसने पूरे इंसिडेंट को होते हुए नहीं देखा है. ठीक है, बट अब क्योंकि सी ने जो ये पूरा बात सुना है, ये कब सुना है, इन द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. तो अगर सी जाके कोर्ट में डिपोजिशन देता है कि मैंने ये सुना कि बी जो है वो कह रहा था कि ए मुझे मार रहा है. अब देखो बी कुछ कह रहा है, सी ने उसको सुना. ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, हियर से हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी और के मुंह से सुना है और आपने उसको होते हुए नहीं देखा है, हियर से हो जाएगा. लेकिन बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन इट विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 4 BS से. इसको और आसान बनाते हैं ताकि आपको और चीज समझ में आ जाए. ठीक है, इसको और आसान बनाने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है. ठीक है, एज टू व्हाट इज सेम ट्रांजैक्शन ये समझ लेते हैं. देखिए सेम ट्रांजैक्शन क्या होगा ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सेम ट्रांजैक्शन हम किसे कहते हैं. देखिए वेन एवर अ फैक्ट विच अकर्स इन द सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है, दैट फैक्ट हैज टू बी स्पॉन्टेनियस, नॉन फैब्रिकेटेड एंड नॉन कंकॉक्टेड. ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिए. सेम ट्रांजैक्शन में वो फैक्ट फॉल करेंगे जिन फैक्ट्स में कोई फैब्रिकेशन
और कंकॉक्शन ना हो, और वो फैक्ट जो है वो स्पॉन्टेनियस हो, लाइक ऑटोमेटिकली बन रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पीछे कोई चाकू लेके भागेगा एंड आपको अगर पता है कि वो इंसान कौन है जो आपके पीछे चाकू लेके भाग रहा है, एंड आपको ये भी पता है कि वो इंसान आपको चाकू से जान से मारने वाला है, ठीक है, तो आप भागते हुए चिल्लाओगे नहीं कि यार ये जो बंदा है ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है और चाकू से मुझे मार देगा, है कि नहीं। अब यहां पर जो आपका रिएक्शन निकल रहा है ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक है। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई फोर्स कर रहा है इस रिएक्शन को निकालने के लिए, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है, ठीक है। अब यहां पर जो हमने ऊपर एग्जांपल समझा था ए और बी वाला, जो हाईवे वाला एग्जांपल हमने समझा था, वहां पर बी ने पूरा इंसिडेंट जो सी को नरेट किया, इट इज द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। व्हाई इट इज द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन? बिकॉज इट इज स्पॉन्टेनियस। अच्छा, अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं? ये पता लगाने के लिए हमको टाइम भी देखना पड़ता है, ठीक है, कि किस टाइम पर बी वो सारा इंसिडेंट सी को नरेट कर रहा है। अब जैसे मान लो अगर इंसिडेंट होने के सिर्फ 2 मिनट बाद सी वहां पे आ जाता है, ठीक है, और उसको पूरा इंसिडेंट बी बता देता है, देन इट विल फॉल अंडर द प्योरव्यू ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर सपोज वो 2 घंटे बाद आया होता और तब बी सी को बताता कि ऐसी ऐसी बात हुई है, तो ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होता, क्योंकि इतना जो टाइम है ना, इस बीच में हो सकता है कि जो बी का ट्रॉमा है वो थोड़ा कम हो जाए और बी जो है वो कहानी में एडिशन करके चीजें बता पाए। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि किस टाइम में आपने आके वो सारे इंसिडेंट को सुना, यही डिसाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर फैक्ट रेलेवेंट है कि नहीं अंडर सेक्शन 4। इज दैट क्लियर? ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गया? तो बेसिकली एक सेकेंड, हम सेम ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, किन इवेंट्स को कहते हैं कि वो सेम ट्रांजैक्शन में हुए हैं? ऐसे इवेंट्स जो कि नेचुरल हो, ऑटोमेटिक हो, इन कंटिन्यूटी हो, नॉन फैब्रिकेटेड हो और विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी चीज आ जाता है तो वो पर्टिकुलर इवेंट जो है, वो पर्टिकुलर फैक्ट जो है, इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। एकदम आसान शब्दों में अगर आपको एकदम लाइक बेबी लैंग्वेज में आपको समझाऊं मैं, तो बेसिकली यहां पर ये है कि कोई भी फैक्ट, ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्ट, ठीक है, जो कि जनरली तो इररिलेवेंट होता, जनरली वो पर्टिकुलर फैक्ट जो है वो इररिलेवेंट होता, लेकिन वो फैक्ट व्हेन इट गेट्स कनेक्टेड टू अ फैक्ट इन इशू और इररिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है, और वो जो फैक्ट है ना वो सेम ट्रांजैक्शन का एक पार्ट बन रहा है, ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन को बनाने में हेल्प कर रहा है, तो वहां पे वो जो पर्टिकुलर फैक्ट है वो क्या बन जाएगा? रेलेवेंट अंडर सेक्शन 4, ठीक है। प्लस आगे हमने ये भी देखा वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, मतलब यहां पर प्लेस और टाइम भी मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो ए और बी है, ए ने बी को पॉइजन एडमिनिस्टर किया ऑन 7th of January इन दिल्ली, ठीक है। जो पॉइजन है वो इतना लाइक एडवांस है कि इसको अपना असर दिखाने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली बी जो है उसके ऊपर पॉइजन का असर आया 17th of January को, ठीक है, एंड एट दैट टाइम बी वॉज इन बैंगलोर, ठीक है, बी वॉज इन बैंगलोर ऑन 17th of June। अब पॉइजन एडमिनिस्टर किया गया था दिल्ली को एट ए डिफरेंट टाइम ऑन 7th of January, ठीक है, बट जो पॉइजन का असर आया वो कब आया? 17 जनवरी को इन बैंगलोर, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सेम ट्रांजैक्शन, अब देखिए ट्रांजैक्शन कब शुरू हो गया इस पर्टिकुलर केस में, ट्रांजैक्शन कब शुरू हुआ है? जब ए ने बी को पॉइजन एडमिनिस्टर कर दिया, दैट इज ऑन 7th of January, ठीक है, और ये सेम ट्रांजैक्शन खत्म कब हो रहा है? ऑन 17th of January। अब सपोज इस बीच में बी ने, सपोज इस बीच में, या फिर चलो 17 जनवरी को ही लेते हैं, क्या हुआ 17 जनवरी को अचानक से बी को हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हुआ, एंड देन उसको याद आया कि जब वो ए के साथ रात में डिनर कर रहा था ना, तो वहाँ पर ए ने कुछ पाउडर जैसा उसके खाने में मिलाया था, ठीक है, एंड बी को बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन होने लग गया, तो उसके सामने सी था, तो बी ने सी को ये बात बता दी कि यार देखो आज से 10 दिन पहले ए के साथ मैं डिनर कर रहा था एंड डिनर में मैंने देखा ए ने कोई पाउडर मिलाया है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अभी मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, ठीक है। अब ये सारा इंसिडेंट सी ने सुना और बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। ये बी को हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पे बी जो वो एडमिट हुआ और 7 दिन के अंदर उसकी डेथ हो गई, ठीक है, क्योंकि वो पॉइजन असर 10 दिन में दिखाता है, लेकिन लाइक पूरी तरह से इफेक्ट जो है उसको दिखाने में 15-20 दिन लग जाते हैं, लाइक डेथ कॉज करने में। तो 10वें दिन पे इसको असर दिखा और लाइक 17वें दिन पे इसकी डेथ हो गई, ठीक है, और इसने सी को बता दिया था कि ए ने मेरे खाने में कुछ मिलाया था एंड प्रॉबेबली उसकी वजह से मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। अब यहां पर जो बात बी ने सी को बताई है, सी ने तो बी और ए को लाइक साथ में खाना खाते हुए नहीं देखा था, प्लस सी ने ये भी नहीं देखा था कि ए ने खाने में कुछ मिलाया है कि नहीं, ठीक है।
तो यहां पर जो सी का स्टेटमेंट है जनरली ये क्या हो जाएगा, हियर से, बट बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, because it is the part of the same transaction it will be relevant under section 4. ठीक है, और इसको हम hearsay के नाम पे एक्सक्लूड नहीं कर देंगे। तो सेक्शन 4 आपको समझ में आ गया। फिर से इसको मैं पढ़ देता हूं। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू और इरेलेवेंट फैक्ट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन आपको समझना है ना, तो मैं एक सबसे इजीएस्ट एग्जांपल आपको दे दे रहा हूं। ठीक है, आपने पेंडुलम देखा है ना, ठीक है, दिस इज अ पेंडुलम। ठीक है, अब पेंडुलम जो है वो ऐसे मूव करता है, ठीक है, और ये सेम ट्रांजैक्शन में ही मूव करता है। ठीक है, बट जो इसका ट्रांजैक्शन है ये चेंज हो जाएगा अगर इसमें कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो, है कि नहीं। जो इसका मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगा अगर इसमें कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो। कोई आके हाथ से इसको यहां पर रोक दे, यहां पर रोक देगा तो फिर ये खाली यहीं तक जाएगा, फिर यहीं तक जाएगा, इतना दूर नहीं जाएगा। ठीक है, यहां पे आपने रोक दिया तो यहां से यहीं जाएगा, बट यहां तक यहां नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होता है पेंडुलम में, तो पेंडुलम जो है वो आराम से मूव करते रहता है। तो सेम ट्रांजेक्शन को भी ना पेंडुलम की तरह ही समझिए कि जिसमें कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है। अगर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है तो इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, और अगर कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है तो फिर वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं होगा। जो हमने ऊपर एक एग्जांपल को बहुत डिटेल में समझा, ये फाइटिंग वाला, अगर सपोज यहां पर बी अपना स्टेटमेंट सी को लगभग 10 घंटे बाद देता, ठीक है, तो 10 घंटे का टाइम बहुत बड़ा होता है। और अगर इस बीच में बी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस नहीं है, देखो अगर वो अनकॉन्शियस होता तो 10 घंटे बाद भी अगर वो सी को स्टेटमेंट देता ना, वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होता, ये समझ लो। बट सपोज इस बीच बी जो है वो चाकू खा के भी कॉन्शियस है और अपने लाइफ के डिसीजंस को सोच रहा है। ठीक है, अब होता है ना, लाइक मरने से, ऐसा कहते हैं कि मरने से पहले इंसान के सामने पूरा उसके लाइफ का एक रिकैप आता है, जैसे मैं आपको रिकैप देता हूँ। ठीक है, वैसे ही पूरा रिकैप आता है, ऐसा लोग मानते हैं, वॉट एवर देयर इज। ठीक है, तो सपोज वो 10 घंटे तक कॉन्शियस था, तो इस दौरान वो बंदा कॉन्शियसनेस में रहते हुए कुछ कंकॉक्शन और फैब्रिकेशन कर सकता है। और देखिए आपको ये सब ना बहुत अजीब लग रहा होगा, कैसे कर लेगा ये वो, बट इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी अगर आप चीज़ों को देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि लॉ जैसे बनाया गया ना वो सच में वैसे एप्लीकेबल भी होता है। आई हैव सीन केसेस जहाँ पे वाकई में किसी इंडिविजुअल ने किसी पे अटैक किया है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लैप्स होने के बाद उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी है। बट वही स्टेटमेंट अगर 2 मिनट पहले, लाइक अटैक के 2 मिनट बाद उससे पूछा गया होता ना, तो वो कहता कि हाँ इसी ने मेरे पे अटैक किया है। बट 10 घंटे बाद जब आप उससे वही स्टेटमेंट ले रहे हो तो वो कह रहा है कि नहीं, इसने मेरे पे अटैक नहीं किया था। ठीक है, तो यहां पे इसी की बात हो रही है। अगर कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है, कोई फैब्रिकेशन नहीं है, कोई कंकॉक्शन नहीं है, तो वहां पर वो पर्टिकुलर फैक्ट विल बी अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। हाउ अ पर्टिकुलर फैक्ट विच इज इररेलेवेंट विल बिकम रेलेवेंट अंडर सेक्शन 4 BS से। अभी देखिए, अभी अगर वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग नीचे केस लॉस करेंगे। ठीक है, उसमें आपका पूरा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे सेक्शन 4 किस रिगार्डिंग बात करता है। ठीक है, अच्छा, प्लस मैंने आपको एक बात और बताया था कि सेक्शन 4 BS से इट रिलेट्स टू रेस जेस्टे। क्या होता है रेस जेस्टे? इसे हम कहते हैं सेम थिंग सेड और डन। सेम थिंग सेड और डन। ठीक है, ठीक है, और लाइक अगर आप इसको सेक्शन 6 BSA के कंटेक्स्ट में समझना चाहते हैं तो इसका आपको बेस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल कह रहा, सॉरी, एक बेस्ट ट्रिक बता देता हूं। रेस जेस्टे मतलब फैक्ट इन इशू प्लस क्लोजली कनेक्टेड सराउंडिंग फैक्ट्स स्लैश स्टेटमेंट्स स्लैश कंडक्ट। दिस इज वॉट रेस जेस्टे इज अंडर सेक्शन 6 BSA। इलस्ट्रेशन इसका कर लेते हैं, आइए। ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। वॉट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और द बायस्टैंडर्स एट द बीटिंग और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इज ए रेलेवेंट फैक्ट। देखिए, जो मैंने आपको हाईवे वाला एग्जाम्पल बताया था, ये उससे रेलेवेंस होल्ड करता है। अब ए और बी आपस में लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, ए ने बी का मर्डर कर दिया उस लड़ाई के बीच में। अब उस बीच में वो जो भी बातें कह रहे थे, जो भी बातें लोग सुन रहे हैं उनको कहते हुए,
वो हियर से नहीं होगा. It will be a part of the same transaction and will be relevant under section 4 BSA. B. A is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and jails are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them. अब A ने यहाँ पर लोगों को प्रोवोक किया कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वॉर कर दें. ठीक है. अब इस बीच में क्या हुआ, कई सारे जेल टूटे, प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हुई, गन्स वगैरह से फायरिंग की गई, वॉट एवर देयर इज. अब ए जो है उसने यहाँ पर लोगों को प्रोवोक किया कि वो वेज वॉर करे अगेंस्ट द गवर्नमेंट. उसके प्रोवोकेशन पे लोगों ने ये काम किया. ठीक है. तो ए विल बी गिल्टी ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. बट ए ये सारी चीजें फिजिकली प्रेजेंट होकर तो नहीं कर रहा है ना, उसने खाली प्रोवोकेशन दिया था. ठीक है. बट क्योंकि उसने प्रोवोकेशन दिया था उसकी वजह से एज एन इंसिडेंट टू दिस ये सारे इवेंट हैपन हुए हैं. तो जो इवेंट यहां पर हुए हैं इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजेक्शन, दो ए मे नॉट हैव बिन प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम. भले ही ए उन सारे जगह पे प्रेजेंट नहीं है बट उन सारे के सारे एक्ट्स के लिए हम ए को गिल्टी मानेंगे बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजेक्शन. ठीक है. ए यूज बी फॉर लिबल. लिबल क्या होता है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है स्लेंडर और एक होता है लिबल. ठीक है. दोनों ही डिफेमेशन के फॉर्म्स हैं. स्लेंडर होता है जब आप ओरली के थ्रू लाइक बोल के आप किसी को डिफेम करते हो, उसको हम स्लेंडर कहते हैं. एंड लिबल होता है जब आप राइटिंग में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करते हो जिसमें आपने कोई डिफेमेटरी बात लिखी हुई है तो उसे हम लिबल कहते हैं. तो ए यूज बी फॉर अ लिबल contained in a letter forming part of correspondence. Letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts though they do not contain the libel itself. क्या बोल रहा है यहाँ पे, A sues B for a libel contained in a letter forming part of the correspondence. Correspondence मतलब ये कि लाइक जब आप किसी को रिप्लाई भेजते हो, लाइक A और B के बीच में कन्वर्सेशन जो है ना वो लेटर के थ्रू हो रहा है. तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डेंस, लाइक एक दूसरे को कई सारे लेटर वो भेजे हुए हैं. ए यूज बी फॉर अ लिबल कंटेन्ड इन अ लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए करस्पॉन्डेंस. लेटर्स बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लिबल अरोज. अब जो लेटर है ना उसी में लिबल हो गया है. ठीक है. एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डेंस इन विच इट इज कंटेन्ड आर रेलिवेंट फैक्ट्स दे डू नॉट कंटेन द लिबल इटसेल्फ. बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन होता था लेटर के थ्रू. ठीक है. अब इन सारे लेटर्स में कोई एक लेटर है जिसके अंदर वो डिफेमेटरी पार्ट इंक्लूडेड है. ठीक है. तो यहां पर ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है ना डिफेमेशन का, ये कब शुरू हुआ है, फ्रॉम द टाइम दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग थ्रू लेटर. भले ही किसी एक लेटर के अंदर, ठीक है, वो पर्टिकुलर कंटेंट जो है वो दिया हुआ है, लेकिन यहां पर जो सेम ट्रांजैक्शन वो कब से शुरू हुआ है, फ्रॉम द टाइम दे स्टार्टेड करस्पॉन्डेंस. ठीक है. डी. द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact. ठीक है. यहां पर देखो क्या हुआ है, एक गुड ऑर्डर किया गया था, वो गुड जिस इंसान तक पहुंचना था उससे पहुंचने से पहले कई सारे इंटरमीडिएरीज तक जा गया. ठीक है. कि पहले लाइक ए ने गुड भेजा था, पहले वो बी को गया, बी इज एन इंटरमीडियरी. ठीक है. फिर सी को गया, फिर फाइनली डी तक वो पहुंच गया. ठीक है. तो यहां पर क्या कह रहे हैं, द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए. द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली. ईच डिलीवरी इज ए रेलिवेंट फैक्ट. तो यहां पे देखो वो पर्टिकुलर गुड बी को पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्या ये ए और डी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें रेलेवेंस होल्ड करता है? द आंसर इज जनरली नो. ठीक है. बट अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये सवाल खड़ा होगा कि वो गुड बी तक पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था. अब नाउ दिस फैक्ट विच इज जनरली इररिलेवेंट, इट विल बिकम रेलेवेंट. इट विल बिकम रेलेवेंट व्हेन देयर इज अ सूट बिटवीन ए एंड डी. समझ में आपको? ठीक है. जनरली यहाँ पे इररिलेवेंट होता, बट अगर इनके बीच में कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर दी जाती है तो बी के पास वो पर्टिकुलर गुड जो है वो पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, इट विल बिकम रेलेवेंट. ठीक है. एंड दिस होल थिंग दैट इज गुड का ए से डी तक पहुंचना, इट इज द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन एंड दैट इज वाई कि वो गुड बी तक पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, इट विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 4 BSA. ठीक है. अब मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए. ठीक है. एक बार चेक कर लेता हूं आपको सेम ट्रांजैक्शन समझ में आया है कि नहीं आया है. ए एंड बी इनके बीच में 4 घंटे पहले झगड़ा हुआ था
जहां पर ए ने बी को बोला आई विल किल यू। ठीक है, अब उसके बाद ए जो है वो गया एक गन खरीदा, ही बॉट अ गन, उसने एक गन खरीदा, गन के फिर एमिनेशंस खरीदे जो गोलियां उसमें पड़ने वाली है। ठीक है, एंड देन लाइक एट अराउंड 4 PM, ठीक है, ही स्टार्टेड वेटिंग फॉर बी आउटसाइड हिज हाउस। ठीक है, फिर बी जो है वो अपने घर से बाहर निकलता है और ए को देखता है। ठीक है, बी अपने घर से बाहर निकलता है और उसने ए को देखा, फिर लाइक ए फिर उसको बोलता है बी को कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक स्टेटमेंट देना शुरू कर देता है। ठीक है, एंड बी भी उसको बोलने लग जाता है कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो करना है कर ले। इनके बीच में लाइक थोड़ा बहुत ऑल्टरकेशन होने लगते हैं, लाइक मुंह से बोल बोल के एक दूसरे को ये लोग नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं या जो भी वॉट एवर देयर इज। ठीक है, अब इसी गुस्से में ए क्या करता है, वो गन निकालता है और बी को शूट कर देता है। ठीक है, अब बी इस गोली से मरता नहीं है। ठीक है, बी वहां पे अधमरा सा पड़ जाता है। तभी गोली की आवाज़ सुन के बी के फैमिली वाले बाहर आते हैं, सपोज, या बी के फैमिली वाले नहीं, बी का जो भाई था वो उसके साथ रहता था घर पे, और वो बाहर आता है। ठीक है, और फिर बी जो है वो सी को पूरा इंसिडेंट नरेट कर देता है कि देखो ए ने मुझे गोली मार दी। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहां पे सेम ट्रांजैक्शन कहां से शुरू हो रहा है? यहां पे क्या सेम ट्रांजैक्शन इनके झगड़े पे शुरू हो रहा है? द आंसर इज नो। वाई? इनके झगड़े पे क्यों नहीं शुरू हो रहा है? रैदर इनका जो सेम ट्रांजैक्शन है वो तब शुरू हो रहा है जब बी अपने घर के बाहर आ जाता है। और मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं, 4 बजे ए बी के घर के बाहर खड़ा था, यहां से भी सेम ट्रांजैक्शन शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन उस पॉइंट पे शुरू हो गया जब बी घर के बाहर आ गया। ठीक है, जैसे ही बी घर के बाहर आया और ए और बी के बीच में बहस शुरू हो गई, उस पॉइंट से सेम ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, टू द पॉइंट जब तक बी ने सी को सारा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया। समझ में आपको ये चीज? ठीक है, अच्छा, अब यहां पर क्यों नहीं है सेम ट्रांजैक्शन? ये 4 घंटे पहले झगड़े वाली बात देखो, ये रेलेवेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रेलेवेंट नहीं है झगड़ा। ठीक है, बट ये सेक्शन 4 BSA के अंदर रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, ये 4 घंटे पहले जो झगड़ा हुआ था, ये आप कह सकते हो कि ए को मोटिव दे दिया बी का मर्डर कॉज करने के लिए। ठीक है, बट ये सेक्शन 4 के अंदर रेलेवेंट नहीं है, रैदर ये सेक्शन 6 BSA के अंदर रेलेवेंट है, दैट इज मोटिव। सेक्शन 6 BSA जो है मोटिव को रेलेवेंट बनाता है, सेक्शन 4 जो है वो सेम ट्रांजैक्शन में हुए फैक्ट्स को रेलेवेंट बनाता है। डिफरेंस को समझिए, थोड़ा मुश्किल है सेक्शन 4 BSA को समझना, बट जितना मैं कोशिश कर सकता हूं आसान बनाने का आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान समझिए, 4 घंटे पहले ऑल्टरकेशन हुआ है, झगड़ा हुआ है, वो रेलेवेंट है, मैं उसको ये नहीं कह रहा रेलेवेंट नहीं है, वो रेलेवेंट है, लेकिन वो रेलेवेंट कहीं और है। सेक्शन 4 के अंदर सेम ट्रांजैक्शन के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उसको हम रेलेवेंट कहते हैं। ठीक है, और अगेन मैं आपको एक चीज रिपीट कर रहा, सेम ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है कि जब क्राइम हो गया, क्राइम होने के थोड़े टाइम बाद तक भी सेम ट्रांजैक्शन चलता है, तब तक चलेगा जब तक कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना रहे। सेम ट्रांजैक्शन उस पॉइंट पे खत्म हो जाएगा जब कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आ जाए। ठीक है, ये आप बस समझ लीजिए। अब मेरे को पता नहीं है भाई ये लेक्चर कितना बड़ा होने वाला है, हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉस करने हैं। ठीक है, प्लस मेरे को इसके फैक्ट्स भी आपको बताने पड़ेंगे, तो लेट्स सी कितना लंबा होता है। आई होप जल्दी खत्म हो जाए वैसे तो मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया होगा लेक्चर को चलाते हुए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में समझा दिया मैंने, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझें। ठीक है, दैट इज़ माई गोल ओनली, मेरे को कुछ और मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसे लाइक आप लोगों के लिए लेक्चर्स बना रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज मुझे पसंद है पढ़ाना, इसलिए मैं आप लोगों के लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ एंड सामने वाला इंसान समझ जाता है। एंड आई नो अगर मेरे उतने कोई बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, बहुत कम ही है, जो भी है वॉट एवर। ठीक है, कुछ ही लोग लाइक मेरे वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, मुझे उससे भी कोई खास मतलब है नहीं। मुझे बस ये देख के बहुत खुशी होती है कि अगर कोई मेरा वीडियो देखता है एंड उसे कोई चीज़ समझ में आता है एंड वो कहता है कि मेरे वीडियोस वाकई में उसके लिए हेल्पफुल थे, बिकॉज दैट इज़ माई पर्पस, दैट मेक्स मी हैप्पी। मुझे इसी बहुत खुशी देती है कि अगर आपको मेरी चीज़ें पढ़ाई हुई समझ में आती हैं तो। एंड आई नो आप अगर आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होगा कि आप इससे पहले भी कई सारे टीचर्स से पढ़ाई किए होंगे, इस बार बस आपको चीज़ें थोड़ी डिफरेंट मिल रही होंगी। इतना डिटेल में आपको कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, इतना डिटेल में कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, प्लस ये भी है कि लॉ को वो बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया जाता है लॉ स्कूल में। ठीक है, इवन लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी। अब आप किसी एग्ज़ाम के POV से देखोगे तो ऑफकोर्स आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है,
बट मैं आपको चलो एग्ज़ाम के लिए तैयार करवा रहा हूँ, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे जुडिशरी हो, एपी हो, कुछ भी हो, एआईबी वगैरह कुछ भी आप तैयार कर रहे हो, ठीक है। मेरा जो मेन पर्पज़ है ना वो ये है कि आप कानून में इंटरेस्ट लो, ठीक है। कानून एक बहुत ही प्यारी चीज़ है। सोसाइटी में ऑर्डर सिर्फ कानून की वजह से है, तो आपको कानून को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लॉ के विद्यार्थी हो, ठीक है। एवरीबडी इज़ अ लॉ स्टूडेंट, इवन कपिल सिब्बल इज़ अ लॉ स्टूडेंट, ठीक है, बिकॉज सब कोई लॉ सीखते ही रहता है, कोई भी पूरा लॉ सीख नहीं सकता। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप इसकी ब्यूटी को समझो, कानून की ब्यूटी को समझो, इसकी महत्वता को समझो, इसकी महत्वता को समझ के पढ़ाई किया करो। एंड मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है जब कोई पढ़ता है मेरे वीडियो से एंड वो ये चीज़ कहता है कि उसको चीज़ें समझ में आई। चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट आवर डिस्कशन अपॉन द केस लॉज। सो फर्स्ट केस लॉ इज दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1981 सुप्रीम कोर्ट। इट वॉज 3 जज बेंच, ठीक है। वाई चंद्रचूड़ जस्टिस वॉज द CJI हु प्रोनाउंस द जजमेंट, ठीक है। आइए इसके फैक्ट को समझ लेते हैं इन शॉर्ट, ठीक है, मतलब शॉर्ट में समझते हैं इसके फैक्ट्स को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दूधनाथ पांडे का। याद है ना आपको संतोष कुमार सिंह वाला केस, संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2010 सुप्रीम कोर्ट। भूल ही गए हो गया आप लोग, रिवीजन वगैरह तो करते नहीं हो, बट चलो ठीक है, अगर नहीं भी किया कोई बात नहीं, इंजॉय करो, ठीक है। तो लगभग इसकी कहानी भी वैसी ही है, लड़की का चक्कर, ठीक है। तो दूधनाथ पांडे केस में क्या होता है, एक लड़की है, मैं इसको इन शॉर्ट DNP लिख दे रहा, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें एक लड़की है रंजना, ठीक है। रंजना को दूधनाथ पांडे बहुत पसंद करता है, इतना पसंद करता है ना कि वो एक डिल्यूजन में रहता है कि जो रंजना है ना ये इसकी वाइफ है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो ये पर्टिकुलर केस है ना, ये सेक्शन 4 BSA के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 9 BSA के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरली सेक्शन 9 के लिए इंपॉर्टेंट है, बट सेक्शन 4 समझाने के लिए मैं आपको ये केस लॉ पढ़वा रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन 9 BSA जो है इट रिलेट्स टू प्ली ऑफ एलाबाई, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी सेक्शन 9 BSA के अंदर है, बट 4 के साथ भी मैं इसको कनेक्ट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो रंजना है, उसके प्यार में है दूधनाथ पांडे, और वो एक डिल्यूजन में भी है कि रंजना उसकी वाइफ है, ठीक है। अब रंजना 3 बहनें हैं, ठीक है, और इनका एक भाई है, प्लस इनकी मदर है। तो ये लोग इलाहाबाद में सिविल लाइंस में एक बंगलो में रहते हैं, ठीक है। और इसी बंगलो का एक आउट हाउस है, वहां पर दूधनाथ पांडे रहता है, ठीक है। अब रंजना पेशे से एक टीचर है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बात बताया कि दूधनाथ पांडे एक डिल्यूजन में रहता है कि रंजना उसकी वाइफ है, ठीक है। अब इस डिल्यूजन में उसने क्या किया था, उसने CGM को कंप्लेंट डाली थी कि रंजना उसकी वाइफ है एंड जो उसका भाई है, ठीक है, जो उसका भाई है, एक मिनट में उसका नाम देख लेता हूं, उसके भाई का नाम क्या था, विजय भन किशोर। ये रंजना किशोर हो गई, ठीक है, और इसका ब्रदर है विजय भन किशोर, ठीक है। तो वो CGM के पास कंप्लेंट फाइल करता है दूधनाथ पांडे कि ये मेरी वाइफ है रंजना, एंड जो ये इसका भाई है, ठीक है, विजय भन किशोर, ये मेरी बीवी को और मेरे को साथ में रहने देता। ये जो CGM को कंप्लेंट फाइल की गई थी ये डिसमिस हो गई, ठीक है। फिर दूधनाथ पांडे ने हाई कोर्ट में जाके, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके हबियस कॉर्पस की पिटीशन लगाई। हबियस कॉर्पस क्या होता है, टू हैव द बॉडी। और अगर आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर रहे हो तो कहाँ फाइल करोगे, आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32, ठीक है। हाँ, तो ये हबियस कॉर्पस का पिटीशन डालता है हाई कोर्ट में, ये भी डिसमिस हो जाता है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है दूधनाथ पांडे, ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया रंजना के साथ में, बिकॉज इसको ना एक डिल्यूजन हो गया था कि रंजना इसको लाइक करती है, प्लस रंजना इसकी वाइफ है, और जो इसका भाई है ना ये विजय भन किशोर, ये इनके बीच में एक थॉर्न बना हुआ है, कांटा बना हुआ है, और इनके प्यार के बीच में आ रहा है ताकि ये दोनों एक ना हो पाए, ठीक है। एक दिन क्या होता है, रंजना और उसका भाई ये लोग कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है। इसी बीच में जो दूधनाथ पांडे है वो कहीं से आ जाता है, ठीक है। ये लोग स्कूटर पे जा रहे होते हैं,
ठीक है, ये लोग स्कूटर पे जा रहे होते हैं, अचानक से दूधनाथ पांडे आता है और इनके स्कूटर को रोक लेता है और वो इसके भाई को धमकी देता है रंजना के कि अगर तू जो ये कांटा बना हुआ है हमारे प्यार के बीच में, अगर तू बना रहेगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ठीक है, ये उसको धमकी देता है उसके भाई को, रंजना के। ठीक है, तो ये कहता है कि तुम 2 पैसे के आदमी हो, 1 सेकंड में ठिकाने पे लगा दूंगा। मतलब बेसिकली इनके बीच में ऑल्टरकेशंस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं डेट ऑफ इंसिडेंट पे। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे एट अराउंड 8:30 AM, ठीक है, जो ये विजय भन किशोर होता है यानी कि रंजना का भाई, ये रंजना को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाता है। थोड़ा अर्ली जाता है क्योंकि रंजना को ना पेपर्स चेक करने होते हैं, बच्चों के जो पेपर थे वो चेक करने होते, तो इसलिए जल्दी चलाते हैं रंजना को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, एट अराउंड 9 AM व्हेन ही वॉज कमिंग बैक, तो दूधनाथ पांडे आता है। ठीक है, एक लोडेड कट्टा लेके, कट्टा आपको पता है ना, देसी मेड पिस्टल, लोडेड कट्टा लेके आता है और इस बंदे को शूट कर देता है। ठीक है, और जब इसे गोली मारता है तो उसकी डेथ हो जाती है। अब क्या होता है, ये जो पूरा इंसिडेंट होता है ना, ये होता है हाथी पार्क के पास। हाथी पार्क बेसिकली, मान लो ये घर है इसका, ये रंजना का घर है और ये स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर हाथी पार्क था। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट हुआ है गोली मारने वाला, ये हुआ है 9 AM पे। 9 AM पे ये इंसिडेंट हुआ है। और जब ये इंसिडेंट हो रहा था तो इस दौरान जो रंजना का जो हाउस हेल्प था प्लस उसका जो फ्रेंड था, दे वर देयर इन द हाथी पार्क। ठीक है, और उन्होंने ये पूरा इंसिडेंट देखा, दूधनाथ पांडे को गोली मारते हुए देखा, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। ठीक है, विजय बन किशोर को। अब उसके बाद लाइक ये एकदम तुरंत डर गई ये सब कुछ देख के एंड भागे स्कूल की तरफ। ठीक है, स्कूल में जाके इन्होंने रंजना को सारी बातें बताई। रंजना फिर लाइक एकदम शॉक में तुरंत हाथी पार्क आती है। हाथी पार्क में फिर वो अपने भाई की लाश को देखती है, लाश को तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाता है। ठीक है, एंड ये लोग तुरंत जाते हैं पुलिस स्टेशन। ठीक है, और पुलिस स्टेशन में ये FIR रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, ये FIR रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है एंड एट अराउंड 2:30 PM, एट अराउंड 2:30 PM दूधनाथ पांडे को अरेस्ट कर लिया जाता है इसके फैक्ट्री से बेसिकली मैं बता रहा हूँ, ये एक फैक्ट्री वर्कर था। ठीक है, और फैक्ट्री के बाहर एक पान शॉप होती है, वहां से इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जब पुलिस इसको अरेस्ट करने आ रही होती है ना, और जब ये पुलिस को देखता है तो ये डर के भागने लगता है। ठीक है, बट फिर भी पुलिस इसको लाइक पकड़ लेती है एंड पकड़ के अरेस्ट कर लेती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब इंट्रोगेशन होता है पुलिस के द्वारा, तो यहां पर ये बता देता है कि हाँ मैंने ही विजय बन किशोर को जान से मारा है। एंड जो पिस्टल थी, ठीक है, बेसिकली ये एक लोडेड पिस्टल थी। मतलब गोली तो मार दिया था उसने, बट इसमें एक गोली और लगाई गई थी। इसने इसके रिगार्डिंग एक डिस्कवरी स्टेटमेंट दी। ठीक है, मैंने आपको ये चीज बताया ना पहले कि कन्फेशन मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इज इररेलेवेंट, इट इज हाँ, आई एम सो सॉरी, इट इज इनएडमिसिबल, इट इज रेलेवेंट बट इनएडमिसिबल। ये चीज मैंने पहले आपको बताई है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 23, आई गेस 23 ही था ये, एक बार चेक कर ले लीजिए। यस, इट इज सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो। हाँ, लेकिन सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर आपने कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट दी है पुलिस ऑफिसर को तो वो रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिस्कवरी स्टेटमेंट देता है पुलिस ऑफिसर को कि जो पर्टिकुलर पिस्टल मैंने यूज़ किया था मर्डर कॉज करने के लिए, वो मैंने वहीं हाथी पार्क में खूब सारा गोबर पड़ा हुआ था उसके अंदर छुपा दिया है। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन द डिस्कवरी स्टेटमेंट उस पिस्टल को रिकवर किया जाता है, उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आती है एंड बैलिस्टिक रिपोर्ट में कंफर्म हो जाता है कि जिस गोली से विजय बन किशोर की डेथ हुई है वो गोली इसी पर्टिकुलर पिस्टल से चलाई गई थी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि जो पूरा इंसिडेंट मैंने अभी आपको नरेट किया है, इसमें सेम ट्रांजैक्शन कब से शुरू हुआ है? बताइए, सेम ट्रांजैक्शन कब से शुरू हुआ है? मैं आपको आंसर दे दे रहा, जब से दूधनाथ पांडे गन लेके विजय भन किशोर के सामने आया था। ठीक है, दैट इज द ब्रदर ऑफ रंजना, उसके पास जब से आया था तब से लेके जब तक
एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा दी गई, ये सारी की सारी चीज़ें सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं। वाई दे आर द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन? बिकॉज जब तक एफआईआर को रजिस्टर नहीं करवाया गया था, इस बीच में कोई भी फैब्रिकेशन, कोई भी कंकॉक्शन या कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कॉज नहीं किया गया है। इसीलिए ऑल दीज, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंसिडेंट, लाइक वर्कर ने देखा, वो भाग के स्कूल गया, स्कूल से भाग के वो लोग डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुँचाए, फिर उसके बाद उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करवाई, ये पूरा का पूरा जो है ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा। अब अगर सपोज ये लोग हॉस्पिटल चले गए होते साथ में, ठीक है, और उसके बाद ये लोग गए होते पुलिस स्टेशन एंड वहाँ पर अगर एफआईआर रजिस्टर करवाते, तो सेम ट्रांजैक्शन जो था वो टूट जाता। बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, यही मेरे को समझाना था। आइए पढ़ते हैं। इन द गिवन केस द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन पप्पू एंड रंजना वेंट टू द स्कूल टिल रंजना मेकिंग द स्टेटमेंट इन द पुलिस स्टेशन विल बी अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। दीज इवेंट्स आर नेचुरल, कंटिन्यूअस एंड स्पॉन्टेनियस एंड हेंस विल बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 4 एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। अब इसमें प्ली ऑफ एलाबाई कहाँ से आ गया, मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट ही मैंने कवर कर लिया था। ठीक है, देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, डिफेंस ने प्ली ऑफ एलाबाई रेस किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। ठीक है, उन्होंने ये बोला, एक्चुअली जिस फैक्ट्री में दूधनाथ पांडे काम करता था ना, वहाँ पे इनको एक आईडी कार्ड दिया गया था जिससे पंच करना होता था जब आप फैक्ट्री में एंटर करते थे। तो जो पंचिंग था ना, वो सुबह 8:30 बजे दिखाया गया था। तो इन्होंने ये प्ली ऑफ एलाबाई रेस किया कि 8:30 बजे तो मैं फैक्ट्री में था और 9 बजे मर्डर हुआ है, तो मैं फैक्ट्री से हाथी पार्क जाके मर्डर कैसे कॉज करूंगा। देखिए मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। बेसिकली बात यह है कि आपको आईडी कार्ड से बस पंचिंग करना होता है इन करने के लिए, आउट करने के लिए आपको पंचिंग करने कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, प्लस यहाँ पर जो हाथी पार्क और जो फैक्ट्री है, इसका डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, इतना था कि आराम से कोई इंसान आधे घंटे में जाके वहाँ से वापस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि अगर वो इवेंट जो है वो प्रॉबेबल या फिर इम्प्रॉबेबल होता है, तो वहाँ पर हम प्ली ऑफ एलाबाई ग्रांट करते हैं। तो यहाँ पर ये इवेंट प्रॉबेबल है कि ये हो सकता है, इसलिए प्ली ऑफ एलाबाई को रिजेक्ट कर दिया गया था। इवन दो प्ली ऑफ एलाबाई को सपोर्ट किया गया था डिफेंस विटनेसेस द्वारा। ठीक है, डिफेंस विटनेसेस बेसिकली जो फैक्ट्री के वर्कर थे, मगर उन विटनेसेस के ऊपर रिलाय नहीं किया गया बिकॉज ये सारे के सारे विटनेसेस जो हैं ये फेवरेबल विटनेस थे। ठीक है, एंड फेवरेबल विटनेस पे जनरली रिलाय नहीं किया जाता है। ठीक है, the plea of alibi has to be seen with great circumspection, especially when the prosecution evidences are very strong and the chain of circumstantial evidence is complete. A slightest weakness in the plea of alibi would get the plea of alibi rejected. In the present case, there is no doubt that the accused had entered the factory at 8:30 am as proved from the punching on the ID card. But thereafter, it is quite possible that the accused may have left the factory and reached the spot within half an hour. There was no punching as a matter of practice upon leaving the factory, and if the accused had entered the factory after the crime, there would have been another punch on the ID card, but the accused was avoiding the same. No doubt, the colleagues of the accused gave evidence in support of the plea of alibi, but it is quite likely that his colleagues will support him. The plea of alibi is somewhat doubtful, but the circumstantial evidences are proved beyond reasonable doubt, and therefore the plea of alibi was rejected. तो समझ में आ गया ना आपको ये कैसे सेक्शन 4 और सेक्शन 9 से रिलेट करता है। अब नेक्स्ट, the most important case for today, that is R versus Andrews. It is of 1987 House of Lords. ठीक है, इंग्लिश जजमेंट है ये, बट सबसे इंपॉर्टेंट केस है हमारा, जिससे आपको सेक्शन 4 का सेम ट्रांजैक्शन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके फैक्ट्स को पढ़ते हैं। ए, द appellant was involved in a violent attack upon C. A and B one day, armed with knives, went to the flat of the victim. They attacked the victim and robbed him. During the attack, the victim was seriously injured. After the attack, the attackers A and B left the flat. Victim, although grievously injured, managed to make his way downstairs to another flat to obtain assistance. Shortly, 2 police officers arrived at the scene. सिर्फ 2 से 3 मिनट के बाद, ये क्या हुआ बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। इसमें A और B एक दिन नाइफ्स के साथ, चाकुओं के साथ C के फ्लैट पे जाते हैं। ठीक है, रॉबरी के पर्पज से, एंड रॉबरी करते हुए C के ऊपर अटैक भी कर देते हैं। उस अटैक की वजह से C जो है वो ग्रीवियसली इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, अब इनको लगता है ना कि सी मर गया, वो वहाँ पड़ा रहता है, इनको लगता है सी मर गया, लेकिन जैसे ये लोग चले जाते हैं, सी थोड़ा कॉन्शियसनेस गेन करता है और थोड़ी हिम्मत करके अपने नीचे वाले फ्लोर पे जाता है एंड वहाँ से पुलिस को कॉल करता है। ठीक है, पुलिस 2 से 3 मिनट में आ जाती है, क्योंकि वो यूके की पुलिस है, इंडिया की नहीं। ठीक है,
Victim, although grievously injured, managed to make his way downstairs to another flat to obtain assistance. Shortly, two police officers arrived at the scene. Victim was still in a seriously wounded condition. When the officers spoke to him, he told them that he had been attacked by two men and also identified A and B as the persons who had attacked him. तो पुलिस ऑफिसर्स ने जब पूछा कि आपके साथ क्या हुआ है तो उसने बताया कि देखो ए और बी ने मेरे को अटैक किया है एंड उसने ए और बी को आइडेंटिफाई भी कर दिया. ठीक है, मतलब बेसिकली उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया एंड बता दिया कि ये कौन बंदे हैं. Victim subsequently lost consciousness. He was taken to hospital, but after 2 months he died. ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला. अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या खड़ा हुआ, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ. इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली हुआ क्या, प्रोसिक्यूशन ने पुलिस ऑफिसर्स को इनवाइट किया टेस्टिमनी देने के लिए, क्योंकि जो विक्टिम था वो तो मर गया था. ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया गया टेस्टिमनी देने के लिए. तो डिफेंस ने यहां पर एक ऑब्जेक्शन रेस किया कि इनकी जो स्टेटमेंट है, जो इनका ओरल एविडेंस है, ये एडमिसिएबल ही नहीं है बिकॉज ये हियरसे है, क्योंकि इन्होंने इंसिडेंट को होते हुए नहीं देखा. रैदर जो भी यहां पर सी ने, जो कि विक्टिम है, उसने जो भी उनको नरेट किया पुलिस ऑफिसर को, ये वो आके बता रहे हैं. ठीक है, अब देखिए कोर्ट ने यहां पे क्या बोला. द कोर्ट हेल्ड दैट द विक्टिम स्टेटमेंट वॉज एडमिसिएबल एज पार्ट ऑफ res geste. The fact that the statement was made a few minutes after the actual attack did not automatically make it inadmissible. The court focused not merely upon the time but upon the mental condition of the person making the statement. The crucial point was such as to whether the circumstances were such that the victim's mind was still dominated by the gruesome event, leaving no opportunity for him to fabricate or distort his account. तो मैंने क्या बताया था आपको, पुलिस 2 से 3 मिनट के अंदर आ गई थी एंड दैट इज वाई जो स्टेटमेंट उसने पुलिस ऑफिसर को दिया, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं था. ठीक है, और उस जो इवेंट हुआ था सी के साथ, वो अभी भी उसके माइंड को डोमिनेट किया हुआ था. ठीक है, कि उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी अपने स्टेटमेंट्स को फैब्रिकेट या डिस्टॉर्ट करने की. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको यहाँ पे? तो इट इज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एंड पुलिस ऑफिसर्स का जो स्टेटमेंट है ये हियर से नहीं होगा. ठीक है, इट विल नॉट बी हियरसे. अब आते इस केस पे, कपूर सिंह राणा वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2006 दिल्ली हाई कोर्ट. ठीक है, इसका भी जो फैक्ट है, इवन दो फैक्ट डिफरेंट है लेकिन जो रेशियो है वो सेम है, आर वर्सेस एंड्रूस का. ठीक है, बेसिकली क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर एक वुमेन है, चलो वुमेन जो है उसको हम नाम क्या दें, नाम सुनीता था ना उसका, ये सुनीता था. ठीक है, नाम हटाओ. ठीक है, जो विक्टिम है उसका नाम है बी. ठीक है, ये एक ऑफिस में काम करती है ए के साथ. ए जो है उस ऑफिस में मैनेजर है. ठीक है, ए जो है वो बहुत ही सारे सेक्सुअल रिमार्क्स पास करता था बी को. इससे परेशान होकर बी ने ऑफिस छोड़ दिया. ए बेसिकली कपूर सिंह राणा है. ठीक है, बी ने ऑफिस छोड़ दिया. उसके बाद भी ए जो है वो लगातार बी को कॉल करता था, उसको लाइक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट रिमार्क्स देता था. ठीक है, तो एक बार लाइक ए ने बी को बुलाया कि आओ मेरे से मिल लो, तो बी ने बोला मैं आऊँगी मिलने जब मेरी माँ मेरे साथ आएगी. ठीक है, अब ये सब चीज़ें ना ए को बहुत ऑफेंड कर रही थी. एक दिन अगेन उसने बी को बुलाया कि आओ मेरे से मिलने, तो बी ने मना कर दिया एंड बोला कि अभी देखो मेरी मम्मी घर पे नहीं, जब मम्मी आ जाएंगी तो मम्मी के साथ मिलने आऊँगी. ठीक है, ए इससे गुस्से में आके बी के घर चले जाता है. ठीक है, फिर ए बेसिकली एक इंडिविजुअल के साथ बी के घर पे गया था, अपने किसी फ्रेंड के साथ. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये बी के घर जाता है तो ए और बी के बीच में बहस शुरू हो जाती है. बी गेट खोलती है, ए और एक और इंडिविजुअल घर के अंदर आते हैं और ए और बी की बहस शुरू हो जाती है. ठीक है, इतने में ए को बहुत गुस्सा आता है. ए जाता है बाथरूम में और बाथरूम में एसिड की बॉटल पड़ी होती है. देखिए पुराना केस है 1987 का, सॉरी 1987 नहीं 2006 का. 1987 तो वो आपका आर वर्सेस एंड्रूज है. ठीक है, 2006 का ये केस है. तो ये 2006 की बात है. 2006 में लाइक घरों में एसिड हुआ करता था बाथरूम साफ करने के लिए. ठीक है, उस टाइम तक हार्पिक का ट्रेंड नहीं आया था, लाल बाथरूम के लिए, नीला वॉशरूम के लिए, वॉट एवर देयर इज. ठीक है, तो ये बाथरूम जाता है, वहाँ पे इसको एसिड मिलता है, तुरंत ये एसिड को निकालता है. ठीक है, और ला के उस एसिड को बी के मुंह पे फेंक, सॉरी हाँ, बी के मुंह पे फेंक देता है, मतलब बेसिकली उसके ऊपर एसिड अटैक कर देता है. ठीक है, अब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो ए बहुत घबरा गया. ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो उसका फ्रेंड होता है ना, उसके साथ तुरंत घर के बाहर निकलता है और घर को बाहर से बोल्ट कर देता है, यानी कुंडी लगा देता है एंड वहाँ से भागने लगता है. थोड़ी दूरी पे जाके वो देखता है कि जो बी है ना, उसकी मदर घर वापस आ रही होती है. उस टाइम पे जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, बी घर पे अकेली थी. ठीक है, तो जो उसकी मदर होती है वो घर वापस आ रही होती है.
ठीक है। अब जब बी जो होती है, जब वो देखती है कि कपूर सिंह राणा उसके घर से निकल रहा है, उसके घर के आसपास घूम रहा है, तो वो घबरा जाती है एंड तुरंत अपने घर की तरफ भागती है। ठीक है। जैसे वो घर जाती है वो तो देखती है कि जो पूरे मोहल्ले वाले हैं ना वो वहाँ पे इकट्ठा हुए पड़े थे एंड वो बी के चेहरे पे पानी फेंक रहे थे। ठीक है। फिर मदर जाती है और बी से पूछती है क्या हुआ क्या हुआ, तो बी उसको बताती है कि कपूर सिंह राणा ने मेरे चेहरे पे एसिड फेंक दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद जो बी है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। ठीक है। एंड 6 से 8 महीने बाद, आफ्टर 6 to 8 months, बी की डेथ हो जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ द एसिड अटैक बट ड्यू टू सम अदर रीजंस। ठीक है। एसिड अटैक की वजह से नहीं, कुछ और रीजंस की वजह से डेथ हो जाती है, बट स्टिल एसिड अटैक का जो ऑफेंस है उसके लिए तो ए का ट्रायल होगा ना। हाँ। अब यहाँ पे क्या होता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं बी को एंड उसके बाद जो मदर है वो जाके एक एफआईआर रजिस्टर करवाती है एसिड अटैक का। ठीक है। पुलिस वाला एफआईआर रजिस्टर आई एम सो सॉरी, पुलिस वाला एफआईआर को रजिस्टर करता है। ठीक है। एंड एफआईआर में क्या होता है ना कि जो बी की मदर होती है वो जो एक्यूज्ड है उसकी सारी आइडेंटिटी नहीं देती, मतलब ये नहीं बताती कपूर सिंह राणा ने ही उसके चेहरे पे एसिड फेंका, बिकॉज वो पूरे इंसिडेंट को बस नरेट कर रही होती है कि मैं घर आई एंड लाइक कुछ पार्ट्स को उन्होंने मिस कर दिया, बिकॉज इट वॉज ऑब्वियस उनकी बेटी हॉस्पिटल में भर्ती है प्लस उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, तो इंसान बहुत पैनिक में रहता है, सारे डिटेल्स लाइक अच्छे से नहीं बता पाता है। ठीक है। तो अब एफआईआर रजिस्टर हो गया, कपूर सिंह राणा के अगेंस्ट में ट्रायल शुरू हुआ। ठीक है। ट्रायल के दौरान जब मदर को बुलाया गया, अब देखिए ट्रायल के दौरान विक्टिम की डेथ हो गई थी। ठीक है। मदर को बुलाया गया टेस्टिमनी देने के लिए, तो उसने बताया कि मेरी बेटी ने मुझे ये बताया था कि कपूर सिंह राणा ने इसके चेहरे पे एसिड फेंका है वो इंसिडेंट होने के बाद। ठीक है। एसिड वाले इंसिडेंट होने के बाद मेरी बेटी ने मेरे को ये बताया कि यहाँ पर कपूर सिंह राणा ने उसके चेहरे पे एसिड फेंका है। जनरली ये क्या हो जाएगा, हियर से, बट सेक्शन 4 के अंदर ये क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। बट एक चीज़ आपको एडिशनली बता दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर जो डिफेंस होता है वो एक ऑब्जेक्शन रेस करता है। ठीक है। ऑब्जेक्शन नहीं रेस करता है, बेसिकली वो जो मदर होती है ना, मदर की स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है बेस्ड ऑन हर प्रीवियस पुलिस स्टेटमेंट। प्रीवियस पुलिस स्टेटमेंट, ठीक है, प्रीवियस पुलिस स्टेटमेंट के बेसिस पर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इफ यू रिमेंबर सेक्शन 181 बीएनएसएस, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो डिफेंस होते हैं वो पुलिस स्टेटमेंट को, प्रीवियस पुलिस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। अब वो कैसे कर सकते हैं आप प्लीज मेरे लेक्चर को रेफर कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत लंबा टॉपिक है तो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है। तो प्रीवियस पुलिस स्टेटमेंट के बेसिस पर वो मदर को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे कोर्ट इस पर्टिकुलर कंटेंशन को रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज कोर्ट कहती है कि देखो उस टाइम पे देवर शी वॉज गिविंग अ नरेशन। ठीक है। डिटेल में सारे फैक्ट कोई भी इंसान पैनिक में नहीं बताएगा, तो ये जो आप पर्टिकुलर कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे कर रहे हो ना, ये सस्टेनेबल नहीं है, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 4 BSA के ऊपर। अगेन वो लोग ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि यहाँ पे मदर जो यहाँ पे पूरा इंसिडेंट बता रही है, कपूर सिंह राणा ने उसके चेहरे पे एसिड फेंका था, ये मदर ने डायरेक्टली परसीव नहीं किया है। ठीक है। रैदर उसकी बेटी जो डिसीज्ड है उसने उसको बताया, तो ये हियर से हो गया। ठीक है। तो यहां पर हाईकोर्ट ये कहता है, आइए पढ़ते हैं हाईकोर्ट ने क्या बोला। द दिल्ली हाईकोर्ट हेल्ड दैट द स्टेटमेंट मेड बाय सुनीता टू हर मदर immediately after the acid attack was not ordinary hearsay. It formed part of the same transaction and therefore became admissible under Section 6 Indian Evidence Act. The court further observed a statement made by the victim immediately after the occurrence of the offense to the first person arriving at the scene while still under the stress of the occurrence forms part of the res gestae and is admissible under Section 6 Indian Evidence Act despite being hearsay. Oh my God, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, मैं भी लगातार बोल रहा, मेरा तो गला ही सूख गया। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन 4 BSA। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में एक बार आपको दोबारा रिकैप दे दूंगा, अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है कि मैं आपको समझा सकूं आगे इसको दोबारा। ठीक है। बट ये लेक्चर जनरली इतना बड़ा इसीलिए हो गया क्योंकि मेरे को एक बार रिकैप देना पड़ा आपको रेलेवेंट फैक्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है। अब बाकी लेक्चर्स उतने बड़े नहीं होंगे, वो ज़रूरी था सारी चीज़ों को कोरिलेट करना ताकि आप समझ सके कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि मेरा जो अप्रोच रहता है वो ये रहता है ना कि अगर कोई मेरा लेक्चर पहली बार भी देख रहा हो ना, ठीक है, लाइक उसने मेरे पहले के लेक्चर्स ना देखे हो, तब भी उसको लाइक एक आइडिया पड़ जाए कि मैं बेसिकली यहाँ पर पढ़ा क्या रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम लोग सेक्शन 5 पढ़ेंगे BSA का। ठीक है।